वो प्रथा की आंखों में देख ही रही थी। उसे अब वहां डर से ज्यादा आश्चर्य दिख रहा था। प्रथा जानती थी कि उस चुड़ैल या वह जो भी हो, उसने उसकी इज्जत और जान दोनों बचाई है। हालांकि अभी भी उसकी आंखों में हिंसक भाव प्रथा को साफ दिख रहे थे, परंतु अब प्रथा को अपनी जान से ज्यादा उन बाकी लड़कियों की फिक्र थी जो अभी भी अंदर बेबस थी। जाने प्रथा के बाद वो उनका क्या हाल करेगी, क्योंकि प्रथा उसकी दरिंदगी और रक्त पिपासा अपनी आंखों से देख चुकी थी। उस आफत ने अपना धारदार पंजा प्रथा की तरफ उठाया ही तभी उसके शरीर में कई गोलियां पैवस्त हो गई। वो क्रोध और दर्द से चिल्ला उठी। प्रथा को अपने कानों पर हाथ रखने पड़े। दोनों ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो उन्हें खून से भरा परिच्छेद दिखा, जिसके कपड़ों में से काटने के निशान झांक रहे थे। उसकी शर्ट पूरी तरह से खून से लाल थी। उसने किसी कपड़े से अपने माथे को बांध रखा था, जहां से खून थोड़ा थोड़ा उसके चेहरे पर आ रहा था। कुल मिलाकर हैंडसम सा परिचित अभी यमदूत लग रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और हाथों में पिस्तौलें थी, जिसकी नाल से अभी तक धुआं निकल रहा था। वो आफत बुरी तरह चौंकी। वो संभल पाती इससे पहले ही परिचित ने पिस्तौलें बला की तेजी से वापस गोलियों से भर ली। वो चुड़ैल यह देख गुस्से से उसकी तरफ वापस लपकी, परंतु तब तक कुछ और गोलियां उसके शरीर में पैवस्त हो गई। परंतु ऐसा नहीं था कि उस गोलियों से उसको कोई विशेष फर्क पड़ा हो, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे टैंक पर कंचों से छेद किए जा रहे हों। जल्दी ही वो परिचित तक पहुंच गई और उसने परिचित को उसका गला पकड़कर हवा में उठा लिया। परिचित की टांगे तड़फड़ा रही थी, उसका दम घुट रहा था और उसकी आंखें बाहर आने को बेताब थी। उसका चेहरा लाल हो उठा था। उसका प्राण कभी भी उसके शरीर छोड़ने वाले थे, परंतु वो चुड़ैल प्रथा को भूल गई थी, जो अपने भाई को बचाने के लिए अभी यमराज से भी टकरा सकती थी। प्रथा ने वहां पड़े एक लोहे का रॉड उठा ली और पीछे से जाकर उस आफत के सर पर इतनी जोर से मारा कि वह रॉड उसके माथे को चिपका कर उसी में घुस गया। वह चुड़ैल चित्कार कर उठी। वो गुस्से में प्रथा की तरफ पलटी। उसका चिपका हुआ विभत्स चेहरा देखकर प्रथा सकते में आ गई। उसने अपने होश दुरुस्त किए और वापस उस रॉड से जोरदार वार उस पर किया, परंतु इस बार उस चुड़ैल ने रॉड को एक हाथ से पकड़ लिया। उसने प्रथा को एक झापड़ मारा और प्रथा बेहोश होकर कई कदम पीछे गिर गई। अब परिचित और उसके दरमियान कोई नहीं था। परिचित लंबी लंबी सांसें ले रहा था। वो अपने होशो हवास में बिल्कुल ना था। उसका दिमाग अंधेरे में डूब गया। तभी परिचित हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसने देखा उसके सारे शरीर पर जगह जगह पट्टियां बंधी है और ड्रिप्स लगी हुई हैं। उसने ड्रिप्स नोचकर निकाली और हॉस्पिटल के बेड से उठा कि तभी एक डॉक्टर वहां आई। उसने डॉक्टर की तरफ हाहाकारी भाव लिए देखा और उससे पूछा, मेरी बहन कहाँ है? डॉक्टर उसका रुद्र रूप देखकर सहम गई। उसने बस एक तरफ उंगली का इशारा कर दिया। परिचित बिना देर किए लंगड़ाते हुए उस तरफ बढ़ा तो देखा प्रथा वहां एक बेड पर आराम से बैठी थी और उसके शरीर पर एक दो जगह पट्टियां थी और कुछ मामूली खरोंचे भी। वो परिचित को ही देख रही थी और दोनों की आंखों में आंसू थी। परिचित फटाफट उसके पास गया और दोनों भाई बहन गले लगकर सुबकने लगे। इधर महुआ अपने फ्लैट में गुस्से में तोड़फोड़ कर रही थी। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ आंसू भी थे। वो आज की असफलता से बुरी तरह भड़क गई थी। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं इतना करीब थी उसे मारने की, पर उसे मार ना पाई। परिचित मेरी कमजोरी बन ही गया। मैं उससे प्यार कर बैठी हूँ। मुझे हक नहीं है उससे प्यार करने का। वो एक इंसान है। जब उसे मेरे बारे में पता चलेगा तो वह मुझसे नफरत ही करेगा। मैं अब इतना आगे निकल आई हूँ कि कोई वापसी नहीं है मेरे सामने। मैं उससे प्यार करती हूँ। मुझे वो चाहिए, पर कैसे? अब तो प्रथा ने भी मुझे देख लिया है। वह पहचानती है मुझे। मैं क्या करूं? माँ मेरी मदद करो। महुआ अपने हाथों से मुंह ढक कर पपक कर रोने लगी। उसकी हिचकियों ने उसके फ्लैट का माहौल विचित्र कर दिया था। उसके पत्थर दिल ने धड़कना शुरू कर दिया था शायद। विक्रम मेरे दोस्त, तू यहाँ कैसे? सामने खड़े विक्रम को देख परिचित हैरान था। विक्रम के अभी तक पट्टियां बंधी हुई थी, वैसे ही जैसे अब तू यहाँ आया है, बल्कि लाया गया है। मैं ही तुझे वहां से उठवा कर लाया हूँ। प्रथा ने मुझे कॉल किया था। जब मैं वहां पहुंचा तब तक तेरी गर्लफ्रेंड ने तुझे बजा कर छोड़ रखा था। परिचित भड़क गया। वो मेरी गर्लफ्रेंड? साले उसकी शक्ल देखी है? दिन में भी दिख जाए तो रात तक नींद न आए। देख भाई, पहली बात कि साला तू है मेरा, और दूसरी बात
पसंद तो तू उसे बराबर है, वरना वो तुझे जिंदा क्यों छोड़ देती, जबकि तू कुछ भी नहीं कर पाता। परीक्षित के दिमाग में धमाका सा हुआ ये सुनकर, पर प्रत्यक्ष वो चिढ़कर बोला, छोड़ा तो उसने तुझे भी था, मतलब तू भी उसे पसंद है। चल अब मेरी बहन का पीछा छोड़। सच्चाई ये है कि जब उसने पटक पटक कर मुझे मारा था, तब अर्ध बेहोशी में मैंने तुम्हारा नाम लिया था और उसने मेरा पर्स देखा था जिसमें हम दोनों की फोटो है, वरना मुझे नहीं लगता कि उसका मुझे जिंदा छोड़ने का मूड था। भाई कुछ तो बात है तेरे और उसके बीच, भले तू मान चाहे ना मान, पर सच्चाई नहीं बदलती। पृथा ने झिझकते हुए कहा, हाँ भैया, विक्रम सच कह रहे हैं। जब तुम आए थे तब तुम्हें देखकर वो बुरी तरह से चौंकी थी। मैंने ये साफ देखा था। ऊपर से ऐसा लग रहा था जैसे उसका हाथ बहुत कसमकस में उठ रहा था, और जब मैं होश में आकर जोर से भैया चिल्लाई तब भी बहुत चौंकी थी। फिर अचानक हमें छोड़कर भाग गई। तो मतलब क्या? परीक्षित का धैर्य जवाब दे रहा था। इतनी भयानक चुड़ैल उसे चाहती है, इस ख्याल से ही उसे दहशत हो रही थी। मतलब मुझे भाभी मिल गई। आप जैसे सड़ू के लायक तो कोई चुड़ैल ही हो सकती है। पृथा ये कहकर एक सेकंड भी वहां ना रुकी, वरना उसकी चोटी अब तक परीक्षित की हाथ में होती। 2 बार चोटी खिंचवाने और पीठ में 2 धौल खाने और परीक्षित को 4-5 नाखून से खरोचने और टखने पर हील से 2 बार चुभाने के बाद पृथा शांत हुई। क्योंकि परीक्षित पहले से ही बहुत घायल था, तो विक्रम ने पृथा को डांटकर शांत किया और परीक्षित यह देखकर कुंद गया कि पृथा बिल्कुल अच्छी आज्ञाकारी बच्चे की तरह शांत हो गई थी। फिर वो तीनों वापस उस कमरे में बैठे जहां परीक्षित भर्ती था। अब बता, तेरी इतनी बुरी हालत किसने की? क्योंकि पृथा बता रही थी कि तू जब उस गोदाम में पहुंचा तो बुरी तरह से घायल था। परीक्षित ने अनभिज्ञता से कंधे उचकाए और बोला, पता नहीं यार, मैं तो पृथा के बेल्ट में लगे डिवाइस का पीछा करते हुए वहां जाते ही मुझ पर गोलीबारी शुरू हो गई थी। मैंने जैसे तैसे वहां 6 जनों को ठोंक दिया और अंदर जाकर ढूंढा तो वहां पृथा नहीं थी। फिर मुझे वो डिवाइस उस गोदाम से दूर जाता दिखा तो मैंने उसका पीछा किया। अब मैं दूसरी गोदाम पहुंचा, वहां मुझ पर पीछे से हमला हुआ और किसी ने मेरी टांग में चाकू घुसा दिया। मैं संभल पाता तब तक लात घूसों की बारिश शुरू हो गई। किसी ने सर पर लोहे के डंडे से मारा। मैं बेबस हो गया था। तभी मैंने देखा कि एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल जैसी आकृति ने उस गुंडे पर हमला किया और उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मार डाला। फिर वो वहां से चली गई। मैंने वहां अंतिम सांसें ले रहे एक गुंडे से पूछताछ की तो उसने मुझे उस गोदाम के बारे में बताया जहां पृथा कैद थी। मैंने उन गुंडों के हथियार लिए और वहां पहुंच गया, पर वहां वही चुड़ैल मौजूद थी और वो पृथा पर हमला करने ही वाली। परीक्षित अपनी बात खत्म करके पृथा की तरफ देखने लगा, जो लगातार इनकार में गर्दन हिला रही थी। अब तेरी गर्दन में क्या हुआ? ज्यादा मत हिला, वरना ऊंट की तरह लंबी हो जाएगी। जो भी बकना है बक डाल। आपकी प्रेमिका हर वक्त मेरे सामने थी, उसका आपके सामना होना असंभव है, पृथा ने चिंतित लहजे में कहा। उन दोनों दोस्तों को यूं लगा किसी ने उन्हें गर्म तवे पर बिठा दिया हो। मतलब एक दूसरे की तरफ मूर्खों की तरह देखने लगे। मतलब ऐसी चुड़ैल एक नहीं बल्कि 2 हैं। दोनों के मुंह से एक साथ निकला। दोनों को सदमा लगा यह जानकर। इधर कमल अपने गेस्ट हाउस में गुस्से में इधर से उधर टहल रहा था। उसने आज किसी कारण से सभी नौकरों को छुट्टी कर दी थी। जितने भी सहयोगी डॉक्टर्स उनसे मिलने वाले थे उनको आज तबीयत के नाम से मना कर दिया। इस शहर से कुछ बाहर स्थित उस गेस्ट हाउस में तो फिलहाल अकेला ही था। इतने में एक आहट हुई किसी के आने की, पर कमल शायद जानता था कि कौन आया है। मैंने मना किया था ना तुम्हें शहर में आने के लिए। तुम शहर के बारे में ज्यादा जानती नहीं हो। यहाँ जंगल राज नहीं चलता है। यहाँ यूं ही किसी की जान नहीं ले सकते हैं। तुम एक तो मेरे पीछे चुपके से यहाँ आ गई, ऊपर से इतनी जानें ले ली। मैंने मना किया था ना हिंसा करने के लिए, तुम ना मानी। आगंतुक एक भयानक सी जीव या चुड़ैल थी जो अब धीरे धीरे एक निहायत ही खूबसूरत युवती में बदल गई। उसने आगे आकर कमल को गले से लगाया और उसके कान के पास धीरे से किस किया। कमल का गुस्सा साबुन के झाग की तरह बैठ गया। फिर वो दोनों यूं ही बातों बातों में अंदर चले गए।